नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आज बड़ा ही ख़ास यूट्यूब का ये वीलॉग तो नहीं, इसको हम इंटरव्यू कहेंगे। और जो मेरे साथ शख्सियत बैठी हैं उनकी बड़ी मेहरबानी है और कि वो मेरे घर तशरीफ़ लाए और मेरे बड़े इसरार पर वो घर पर आए हैं। और आज उनसे गुफ्तगू करने का एक बहाना हमने तलाश किया है। जस्टिस माज़ूल जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब हमारे सामने मौजूद हैं और इनके हवाले से आप बहुत कुछ जानते हैं। कुछ गुफ्तगू जो आप जानते हैं वो गलत फहमियों पर मबनी है, कुछ गुफ्तगू जो आप तक पहुंची उसमें शायद हकीकत हो। तो आज मैंने सोचा कि इनकी शख्सियत के हवाले से, इनकी तालीम के हवाले से, या जो दूसरे जिन हवालों के से एक कंट्रोवर्सी डेवलप हुई, वो सारी चीज़ें भी आज के इंटरव्यू में हम डिस्कस करेंगे और तफसील से ये नशिस्त करेंगे और उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। मेरे लिए इससे ज़्यादा इज़्ज़त की बात क्या हो सकती है। अच्छा सर, इब्तदा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा हमें अपने फैमिली के हवाले से, इब्तदाई तालीम के हवाले से कुछ थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये आपका इंटरव्यू पाकिस्तान के किसी बड़े चैनल पर हो, लेकिन शो मी ये किस्मत इसे कहते हैं कि वो बड़ा चैनल तो नहीं दिखा सकता। तो आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनफैक्ट ये इज़्ज़त बख्शी कि मैं यहाँ पे आऊँ। और मेरे लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन आपकी ज़ात के अलावा, आपके घर के अलावा, आपके वालिद मोहतरम की थी, जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनको फॉलो करते आ रहे हैं। और ज़ाहिर है जब आप किसी ऐसे बुज़ुर्ग से मिलते हैं तो आप उस बुज़ुर्ग के जो होते हैं उनकी एज ग्रुप में नहीं जाते, बल्कि वो बुज़ुर्ग आपके उसमें आ जाते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छा लगा। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे उनसे मुलाकात का मौका फ़राहम किया। मेरा ख़ानदान जी, हम लोग कुरैशी सिद्दीकी हैं और हमारा शजरा नसब बरह रास्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिलता है। माशाअल्लाह। आज से कोई 600-700 साल पहले हमारा ख़ानदान जो है वो हजाज से यहाँ पे आया और बुनियादी तौर पर हमारे ख़ानदान की जो ज़िम्मेदारी थी वो पूरे इलाके में फैल के दीन की तालीम को फैलाना था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे ख़ानदान दीन और दुनियावी दोनों तालीमों में माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम बना हमारा ख़ानदान का। और मेरे दादा जान जो थे वो स्कूल के हेड मास्टर थे। मेरे चचा जान ब्रिगेडियर अनायतुर्रहमान सिद्दीकी, वो मिलिट्री कॉलेज जेलम के कमांडेंट रहे, बर्न हॉल स्कूल के प्रिंसिपल रहे। इसी तरह हमारे ख़ानदान की जो ख़वातीन हैं वो भी इसमें तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहीं। और मैं बड़े फ़ख्र से ये बात बताता हूँ कि मेरी वालदा मोहतरमा भी स्कूल टीचर थीं और वो गांव के जिस हिस्से में रहती थीं उसको उन्होंने स्कूल में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे स्कूल की इमारत दस्तयाब नहीं थी। मैंने मैट्रिक किया है जी सीबी टेक्निकल हाई स्कूल तारकाबाद से, जिसको आप ललकुर्ती कहते हैं, और जो अब सीबी की बजाय वो फेडरल गवर्नमेंट का हो गया है स्कूल। मैंने बीए किया गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से। सब्जेक्ट्स कौन से थे सर? मेरे बीए में मैंने पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह ये सब्जेक्ट्स थे मेरे। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में से पहले मैंने एमबीए किया और फिर मैं अपनी वालदा मोहतरमा के इसरार पर मैंने अपनी एलएलबी की तालीम मुकम्मल की। तो वालदा क्यों इसरार करती थी एलएलबी पे? हमारे ख़ानदान में कोई वकील नहीं था और 90% जो हमारे ख़ानदान के मर्द और ख़वातीन थीं वो तालीम के शोबे की तरफ ही जाती थीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान ने बहुत बड़े बड़े तालीम को आरास्ता करने वाली शख्सियात पैदा की। तो मैं ख़ुद नहीं वकील बनना चाहता था, मैं आपको ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ। तो लेकिन
मैंने ज़िंदगी में अपनी वालदा की ख्वाहिश को हमेशा उनके हुक्म का दर्जा दिया। तो इसलिए मैंने कहा जी अगर आप ये चाहती हैं तो ठीक है। मैं वकालत में आ गया और आप हैरान होंगे कि मैं इब्तदाई 4-5 माह वकालत में इतना शाई था कि अगर मेरा कोई जानने वाला सामने से आ रहा होता तो मैं उसको देखकर छुप जाया करता था कि ये ना देखे कि मैंने ये काला कोट पहना हुआ है और मैं कचहरी में इस तरह घूम फिर रहा हूँ। और अब नौबत यहाँ आ गई है कि अब जो सामने वाला है वो छुप जाता है। लेकिन ये है कि मैंने अपनी वालदा की दुआओं से, अपने वालिद साहब की मोहब्बत से, उनका बड़ा मुझे ताउन था, बड़ी मेहनत की मैंने। और मैं ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर किसी भी दूसरे नामवर वकील साहब ने जो सफ़र 30 साल में तय किया, मैंने वो सफ़र जो है वो 20 साल में तय किया। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी मुंतखब हुआ। फिर 2010 में मैं 2010 के 11 में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी बेंच का मैं सदर मुंतखब हुआ। और फिर मुझे इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि हम तुम्हें एलिवेट करना चाहते हैं। ये 2011 का वाक़या है? जी ये 2011 की बात है। ये समवेयर इन सितंबर के एंड में 2011 का। तो मैंने उन्हें इनकार कर दिया था। यानी ना आप वकील बनना चाहते थे ना आप जज बनना चाहते थे? नहीं, जब मैं वकील बन गया अपनी वालदा की ख्वाहिश की तकमील में, तो फिर मैं अपने इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता था, वकालत को। क्योंकि वकालत के शोबे में रह के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा। मैंने बहुत हाई प्रोफाइल केसेस किए, ऐसे केसेस जिनका लोग ख्वाब देखते हैं। मैंने अटक किले में जाकर भी 1 साल तक केस किया, बाकी मुख्तलिफ़ जगहों पर भी केस किए। बड़ी मेजर केसेस बताएं सर जो आपने किए। मैंने एक तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब वाला एक केस थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब वाला केस था जो बगावत के हवाले से था। उसका ट्रायल अटक के किला में हुआ था। तो वहाँ पे मैं भी एक वकील थे, मुल्ज़िम कर्नल अनायतुर रहमान साहब, मैं उनका वकील था। लेकिन उस 1 साल में मुझे ये एक बहुत मेरे साथ एक आप समझ लें कि करम नवाजी हुई कि बहुत बड़े नामी ग्रामी जो अपनी ज़ात में पूरा अदारा थे, ऐसे वकला के साथ काम करने का मौका मिला। मसलन जो हमारे ख्वाजा हारिस साहब हैं, इनके वालिद मोहतरम थे ख्वाजा सुल्तान साहब, वो उस केस में पेश होते थे। KM समदानी साहब जैसी शख्सियत उसमें पेश होते थे। फिर कुर्बान सादिक इकराम साहब थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, वो उसमें पेश होते थे। फिर मकबूल इलाही मलिक साहब पंजाब के एडवोकेट जनरल रहे थे, वो उसमें पेश होते थे। और साथ हमारे पिंडी इस्लामाबाद के बहुत बड़ा नाम था मलिक रफ़ीक साहब, वो भी पेश होते थे। तो मैं ज़ाहिर है उनमें सब में एक मेरी हैसियत एक बिल्कुल तालिब इल्म की थी। और मैंने कोशिश भी की कि मैं तालिब इल्म की हैसियत में रहते हुए सीखूं। तो उनसे मैंने उस अरसे में मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो बाकी मुख्तलिफ़ तरह के मेरी जो प्रैक्टिस थी वो मतलब आप ये कह लें कि मैं आई वॉज़ लाइक ऑल राउंडर। मैं हर तरह के केस करता था, लेकिन डोमिनेटली मेरे पास क्रिमिनल केसेस ज़्यादा होते थे। सर थोड़ा सा इसको स्पीड अप करते हैं और मैं जाना चाह रहा हूँ उस मरहले की तरफ कि आप जनाब सीनियर मोस्ट जज हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। लेकिन उससे पहले, चूँकि हम आपका पर्सनालिटी प्रोफाइल भी लोगों को बताना चाह रहे हैं, इल्म से अदब से जो एक ख़ास शगफ़ है आपकी ज़ात को, आपने बहुत सी किताबें भी तहरीर की, उसकी निस्बत किससे बनती है? देखिए हमारे ख़ानदान में ना जी हम लोग बहुत ज़्यादा मुतासर थे। मेरे वालिद साहब के मामू थे जनाब नईम सिद्दीकी साहब, बहुत बड़ा नाम है। बड़ी एक उनकी
वैसे तो उनकी शायरी, उनका बाकी भी बहुत, नसर में भी उनका बहुत बड़ा काम है, और लेकिन उनकी बड़ी शोरा आफाक किताब है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसका नाम है मोहसिन इंसानियत। हमारे ख़ानदान के ऊपर उनकी ज़ात के बहुत असरात थे। फिर ज़ाहिर है उनकी वजह से हमें किताबों का भी शगफ़ हुआ। फिर आगे मेरे जो कज़न्स की जनरेशन्स थी, हमारे कज़न्स की जनरेशन्स में सबसे बड़े इरफ़ान सिद्दीकी साहब हैं, जो मौजूदा सेनेटर हैं। वो ख़ुद भी स्कूल टीचर थे, और चौथी जमात में मैं जब सीबी प्राइमरी स्कूल तारकाबाद ओल्ड बिल्डिंग में पढ़ता था, तो उसमें वो चौथी जमात में मेरे उस्ताद भी थे इरफान सिद्दीकी साहब। अच्छा। तो ज़ाहिर है कज़न्स में भी सबसे बड़े होने के नाते एक फादरली फिगर थे। और फिर हमारे उस सारे ख़ानदान में पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, हमें भी हुआ। और किताब जो है हम लोगों के नज़दीक ऐसी ही उसकी अहमियत होती थी जिस तरह आप ये समझ लें कि खाने और पीने की इंसान को ज़रूरत होती है। एक बहुत बड़ी मेरी जो कोशिश होती थी कि किताबें ख़रीदना, फिर जब मौका मिलना उसको एक पढ़ लेना। और हम लोगों में एक ये पता नहीं खामी आप इसको समझ लें या खूबी समझ लें कि हमारे ख़ानदान के अफराद जब एक किताब को शुरू करते हैं ना, तो वो उसमें खाना पीना वो साथ ही चल रहा होता है। किताब जब तक ख़त्म नहीं होती हम उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो सर आप अब तक कितनी किताबें तहरीर कर चुके हैं? देखिए मैंने उस तरह तो सच मेरे पास मटेरियल के हवाले से तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने कुछ लिखी हैं, लेकिन बाकायदा किताब मैंने ख़ुद कोई नहीं अभी इस तरह की लिखी। जो मुकदमा था हाँ, वो किताब जो है मेरी एक अदारा मंशूरात वालों ने, वो मेरा चूँकि उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी और उर्दू ज़बान में वो मेरी जजमेंट थी नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो उसको फिर उन्होंने किताबी शक्ल में छापा है। अच्छा। मैं वैसे अभी अपने नोट्स वगैरह मैंने तैयार कर लिए हैं। मेरा ये जो अदलिया में जो मेरा तजर्बा हुआ, जो कुछ मुझे देखने को मिला, तल्ख और शीरी दोनों बातें हैं। मैं इस तल्ख तो हैं लेकिन शीरी इस लिहाज से भी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन इस ज़रिए से काफ़ी ज़्यादा दुआएं भी लीं लोगों की और काम भी किया। यहाँ मैं एक वैसे वज़ाहत आपको थोड़ी सी मैं बता दूं कि मेरे हवाले से ये बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद मैं कोई किसी का फेवरेट था, या मुझे मुस्लिम लीग नून वालों ने और इरफान सिद्दीकी साहब की वजह से जज बनाया गया। ये बिल्कुल गलत बात है। जज बनने के लिए 15 साल की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, 10 साल की आपकी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस, 15 साल की आपकी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस हो। तो मेरी मजमूई तौर पर 23 साल प्रैक्टिस थी। मेरी एजुकेशन MBA LLB थी, और मैंने MBA उस वक्त किया जब हम 3rd सेमेस्टर में होते थे, तो हमें जॉब की ऑफ़र आ जाया करती थी। और फिर इंतहाई अहम बात यह है कि मैं जब जज बना उस वक्त पीपल्स पार्टी का दौर था, और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, और गालिबन बाबर अवान साहब उस वक्त लॉ मिनिस्टर। तो नवाज शरीफ ने कोई रोल नहीं प्ले किया इसमें? नहीं, मेरा देखें, नवाज शरीफ साहब का इसमें आप हैरान होंगे कि लोग मुझे ब्रैकेट भी किया जाता है इस तरह के। मेरी आज तक मियाँ नवाज शरीफ साहब से सिर्फ एक मौके पे वो मुलाकात इस तरह हुई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है। वो जब मियाँ साकिब निसार साहब का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ हो रहा था, तो उसमें बाद में आपको पता ही है प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट में सदर साहब भी वहाँ पे खड़े होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी खड़े होते हैं, और जो चीफ जस्टिस होते हैं वो भी खड़े होते हैं। तो सब लाइन में लग के जाके उनको हाथ मिलाते हैं। इसके अलावा मेरा ना नवाज शरीफ साहब से कभी टेलीफोनिक कोई बात हुई, ना आमने सामने कभी कोई गुफ्तगू हुई, ना कभी कोई इस तरह का कोई मामला हुआ। ये सब एक बदनीति के साथ एक प्रोपेगेंडा किया गया था। और बल्कि आप को मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हम 3 जज बने थे। मैं जनाब नूरुल हक एन कुरैशी साहब सिंध से, और एक हमारे
भाई थे अजीम आफरीदी साहब, वो KPK से जज बने थे। जब कंफर्मेशन का वक्त आया 2012 में, तो जुडिशल कमीशन ने सिर्फ मेरा रिकमेंड किया कि इसने कंफर्म होना है। मोहतरम कुरैशी साहब के लिए उन्होंने 6 महीने का मज़ीद वक्त दिया कि इनकी परफॉर्मेंस मज़ीद 6 महीने गेज करनी है, और अजीम आफरीदी साहब का उन्होंने कह दिया था कि इनको कंफर्म नहीं करना। ये वो उस ज़माने की बात है जब जुडिशल कमीशन के फैसले वाजे होते थे। अब तो बड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा सर, अब इस पे चलते हैं थोड़ा सा कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हो गए, और उस वक्त चीफ जस्टिस साहब कौन थे? मोहम्मद अनवर कासी साहब। अच्छा, मोहम्मद अनवर कासी साहब। अच्छा, तो फिर उसके बाद एक कंट्रोवर्सी डेवलप हुई, और आपका करियर बड़ा बेदाग करियर था, और लोग जो हैं आपकी ज़ात से ख़ास तरह की मोहब्बत उनसियत भी रखते थे। आपको मैंने ज़ाती तौर पे भी देखा, यू आर वेरी हम्बल पर्सन, और आप इतने हम्बल हैं कि आपके बेटे का नाम भी हम्बल है। तो वो जो है वो अचानक एक जज साहब ने तकरीर कर दी। वो तकरीर का बड़ी चली लेकिन टीवी पे नहीं चली। तो वो कि उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी, और किन वजूहात की वजह से आपने कहा, आपने सोचा कि अब फिर ज़ुबान खोलनी चाहिए? देखिए, ये बड़ा ही एक तल्ख सी बातें हैं, लेकिन चूँकि मबनी पर हक़ाइक़ हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको करना ज़रूर चाहिए। सही। मैं कम अज़ कम मैं अपने हवाले से आपको थोड़ा सा, आपका वक्त शायद थोड़ा सर्फ हो जाए, लेकिन ये हमारा अपना चैनल है, जितनी मर्जी लेकिन ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत सी बातें हैं जो अभी तक लोगों को नहीं पता। मैं वो जुडिशल कमीशन का आपको बता रहा था कि जुडिशल कमीशन ने मेरा रिकमेंड किया, पार्लिमानी कमेटी से भी मेरा हो गया। तो अब 19 नवंबर 2012 को मैंने एज ए कंफर्म जज हल्फ लेना था। अब हुआ ये कि 12 या 13 नवंबर 2012 को हमारी एक डीबी थी जिसमें सीनियर जज मोहम्मद अनवर कासी साहब थे, मैं उनके साथ था। एक अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त आई, एक ICA फ़ाइल हुई थी जो उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ इशफाक परवेज़ कियानी साहब की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई थी, उसके हवाले से थी। वो रिट पटिशन खारिज हुई। वो ICA 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ बेंचेस के पास लगी, लेकिन शायद काम की ज़्यादती की वजह से वो टेक अप नहीं हो सकी। अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दायर होती है तो ज़ाहिर है नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि वो सीनियर जज ही उसको डिसाइड कर दिया करते हैं। और ख़ैर मोहतरम अनवर कासी साहब ने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी बस ठीक कर दे ऐसे ही। वो उन्होंने अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त अलाउ कर दी, और वो 15 दिन के बाद का ऑर्डर किया जी कि उसको फ़िक्स किया जाए। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली ये है कि किसी भी पटिशन ने अलाउ होना है या डिसमिस होना है, वो फिक्स होकर ही हो सकती है। अच्छा हुआ तो फारिग हो के हम आके मैं अपने चैम्बर में आया तो एक हाइप क्रिएट हुई थी उस वक्त मीडिया के ऊपर कि जी के इशफाक परवेज़ कियानी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ख़िलाफ़ जो है वो अपील समात के लिए मंजूर होगी। अच्छा, मैं अभी अपने चैम्बर में ही था तो मुझे मेरे PS ने कहा जी कि आपको कल आसिफ सईद खोसा साहब ने तलब किया है। अच्छा, मेरे अब वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि मुझे वो किसी एक पर्टिकुलर आस्पेक्ट के हवाले से बुला रहे हैं। मेरा ये ख्याल था कि अपने तौर पर यह खुशगुमानी मेरी आप कह लें कि मैं ये था कि क्योंकि आसिफ सईद खोसा साहब का अपने बारे में ये एक ज़ोम था कि उनकी अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी है और वो कानून पर भी उनकी दस्तरस्त है, जजमेंट के अलावा हर चीज़ अच्छी है। अच्छा, वो मैं इसी तासर में गया कि शायद मेरे किसी फ़ैसले पे में कोई मैंने लिखने पढ़ने में या कोई अंग्रेज़ी ठीक नहीं लिखी या कोई कानून की इंटरप्रिटेशन सही नहीं की, तो वो मुझे काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं। सर, मैं जब उनके चैम्बर में गया तो
नॉर्मल जो उनका एक कंडक्ट होता है उससे ज़रा वो डिफरेंट उस दिन उनका था। ही वाज हार्श। ही वॉज हार्श। तो मुझे कहते हैं कि ये आपने क्या किया है। मैं कहा सर मैंने क्या किया। मैं कहा सर मैं समझा नहीं आपके आप किस फैसले में कह रहे हैं। कहते नहीं ये वो आर्मी चीफ की जो तौसीक तो मुद्दत मुलाजमत में तोसी के वाले से केस का क्या मामला है। मैं कहा सर अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त आई है, अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त अलाउ हुई है और सीनियर जज उसमें मोहतरम अनवर कासी साहब हैं और मैं उनके साथ ज़ाहिर है। और अभी तो उन्होंने बड़ा मुझे मतलब बाकायदा नाराज़गी का इजहार किया और मुझे कहते हैं कि आप तो मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने लगे थे। मैं एकदम हैरान। मैं कहा सर मार्शल लॉ और मैं कहते यस ये हमने अपने ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल करके इस मार्शल लॉ को रोका है और दे आर वेरी फ्यूरियस अबाउट यू और तुम यू मस्ट मेंड योर वेज दिस एंड दैट। अच्छा मेरे लिए देखें मैं कभी भी ये नहीं था कि मेरी नौकरी जो है वो मेरी मजबूरी है और जज की तो नौकरी वैसे भी मैं नहीं समझता कि उसको अपने आप को नौकर समझना चाहिए सरकार का। तो मैंने उन्हें कहा मैं कहा सर एक मिनट, मैंने बहावल लॉयर्स मूवमेंट में मैंने बहावलपुर जेल में 18 दिन गुजारे। मैंने बेशुमार मैंने और मेरे ख़ानदान ने कुर्बानियाँ दी, पूरे पाकिस्तान के वकला ने कुर्बानियाँ दी। हमने अदालतों के बाइकाट किए, हमने अपने मुआशी कत्ल किए, हमने तरह तरह के थ्रेट्स बर्दाश्त किए। और मैं कहा सर उसके बाद अगर आज़ाद अदलिया में ऐसी आज़ाद अदलिया में अगर हम किसी माइटी वन के ख़िलाफ़ अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी अलाउ नहीं कर सकते तो फिर भले मार्शल लॉ लग जाए मुझे क्या फ़र्क पड़ता। फिर मार्शल लॉ लगा हुआ है, आप तस्लीम नहीं कर। हाँ मैं कहा मुझे क्या फ़र्क। खैर उन्होंने मेरे इस बात को बड़ा बुरा मनाया और आई बिलीव कि उसी वक्त उन्होंने मेरे नाम के गिर्द अपने दिमाग में सर्कल एक फेर लिया होगा और उसके बाद से ज़ाहिर है ही गेव मी वेरी टफ टाइम। अच्छा उसका नतीजा क्या हुआ, आप बैड बुक्स में आ गए। हाँ उसका नतीजा अब क्या हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि ऐवान सदर में ज़ाहिर है आप कोई माने ना माने लेकिन ये इसी तरह की बात है जिस तरह ये बाहर सूरज निकला हुआ है कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का और जनाब इशफाक परवेज़ कियानी साहब के आपस में बड़े अच्छे तल्लुकात। सही। मेरा नोटिफिकेशन कन्फर्मेशन का रुक गया जी। मैं 19 नवंबर 2012 को गाड़ी शाड़ी सब कुछ जितने भी मुझे उस वक्त तक हाई कोर्ट की तरफ से वो चीज़ें मिली हुई थी छोड़कर मैं घर चला गया, मुलाजमीन को वहाँ से भिजवा दिया और मैं घर बैठ गया। मैं अगले दिन बार में जाना चाह रहा था तो उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि आप आराम से, मुझे कहते हैं तुम आराम से घर में बैठ जाओ, ये कोई और इशू है। आप हैरान होंगे इस बात के ऊपर कि मेरा जो नोटिफिकेशन 19 नवंबर 2012 को होना था वो जाके हुआ 15 जनवरी 2013 को। अच्छा। और मैंने फिर कंफर्म जज का ओथ उठाया 16 जनवरी 2013 को। अच्छा, इट टुक देम 1 ईयर, मोर देन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। मतलब ये एक एस्पेक्ट। दूसरा फिर एक एपिसोड में और भी आपको सुनाना चाहूँगा और बड़ी दिलचस्पी का होगा शायद हमारे नाजरीन और सामीन के लिए भी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त जो है वो दायर होती है हमारी हाई कोर्ट में और नॉर्मली होता यही है कि जो एक दिन पहले आपके पास फाइल्स वगैरह आ जाती हैं तो लेकिन वो कोई फ़ाइल नहीं थी। अगले दिन मैं अपनी कोर्ट में केसेस सुन रहा था तो वो उनकी आ गई कि जी ये बेल पिटीशन मुशर्रफ साहब की है। कहा जी ठीक है बुलाएं। वो आए और मैंने उनके वकील साहब से कहा कि आप को बेहतर यही था कि आप सेशन कोर्ट में जाएं तो लेकिन उन्होंने इसरार किया नहीं जी हम हाई कोर्ट
चूँकि हमारे क्लाइंट का दिस एक स्ट्रेचर है, फलां है और वहाँ वकला से ख़तरा है। खैर मैंने उनकी बेल जो है इंटरम बेल उनको दी जब नेक्स्ट डेट थी, गालबन 13 जुलाई 2013 थी या 12 जुलाई थी, कोई इसके करीब, तो मैंने उनकी बेल खारिज कर दी जनरल मुशर्रफ की। तो और इतनी सहूलत से कर दी तो वो खैर पूरे तकाज़े पूरे करने के बाद ज़ाहिर पूरी उन्होंने समाअत की, जनरल साहब ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद थे। तो वो हुआ ये जी कि एक पुलिस वाला वो पूरा एक प्लान के साथ किया हुआ था। उस दिन कोई एक ASI और एक कांस्टेबल को भेजा गया और कोई 250-300 फ़ौजी कमांडोज थे जो इस्लामाबाद को हाई कोर्ट में आए हुए थे। अब बेल पिटिशन डिसमिस करना एक आस्पेक्ट था, साथ उनकी अरेस्ट का ऑर्डर करना ये एक सेकंड आस्पेक्ट था। अब लोगों को कानून के वो नहीं पता होता, तो फिर वैसे तबसरे करते हैं जी कि वो जी जज साहब को क्या ज़रूरत थी अरेस्ट का ऑर्डर करने की। वो मैं आपकी वसादत से ये थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। देखिए उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मातहत अदलिया से मफरूर थे और उनके परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी थे, इन फील्ड थे। अब किसी भी इश्तहारी मुल्ज़म के हवाले से कानून हमारा ये कहता है कि अगर वो किसी गांव में मौजूद है तो उस गांव में अगर कोई सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो डाकिया है, स्कूल टीचर है, या उसके बाद की जो एक कैटेगरी आती है नंबरदार की, वो है, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि उसकी निशानदेही करके उसको अरेस्ट करवाएं। अब जाहिर है मेरी सबॉर्डिनेट कोर्ट से एक बंदा इश्तहारी है तो उसकी अरेस्ट को ऑर्डर करना मेरी ज़िम्मेदारी में था, इसलिए मैंने वो अरेस्ट किया। और वो उस पुलिस वाले को दाद देनी चाहिए एक ASI को, उसने उसको हाथ से पकड़ भी लिया, लेकिन जो ही वो कोर्ट के दरवाजे से बाहर निकले तो वो खैर छुड़ा के ले गए उनको। लेकिन वो उसी ऑर्डर की वजह से फिर उनके घर जो था चक शहजाद वाला, उसको सब जेल करार दिया गया और फिर वो वहाँ पर एक मतलब जुडिशल रिमांड पर वो वहाँ पे खुद साख्ता, आज खुद साख्ता जुडिशल रिमांड। ये आपका रिकॉर्ड है सर। नहीं, इसमें एक इसमें छोटा सा वो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा। अगले दिन हमारा ना वो कॉन्फ्रेंस थी, लॉ कॉन्फ्रेंस थी। इफ्तिखार चौधरी साहब रेगुलरली हर साल लॉ कॉन्फ्रेंस किया करते थे और वो डिनर से शुरू होती थी, फ्राइडे को डिनर से। अब मैं, हमारे उस वक्त चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर्रहमान साहब थे, बाकी जज साहबान थे, मैं भी उनके साथ था। तो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो साकिब निसार साहब पूछते हैं उनसे, इकबाल हमीदुर्रहमान साहब से, कि वो जी ये शौकत सिद्दीकी कौन है आपका? तो हमारे चीफ साहब ने बताया सर ये पीछे आ रहे हैं। खैर इतनी देर हम वो पिंडाल के उसमें पहुंच गए तो वो साकिब निसार ने मुझे इस अंदाज में मुखातब किया, ओए क्यों सबकी नौकरियों के पीछे पड़ गए हो, आराम से चलो ना। मैं जाहिर है मैं भी अपने आप को थोड़ा सा ब्लंट ही समझता हूँ। तो और मैंने कहा सर 63-64 साल से नौकरियों की फ़िक्र कर रहे हैं ना, कोई पाकिस्तान की भी फ़िक्र कर रहे हैं। खैर उन्होंने भी आसफ सईद खोसा साहब की तरह उन्होंने भी मेरे नाम की गिर्द उस वक्त से दायरा लगा लिया और सिंस दैट डे वो मेरे पीछे पड़ गए थे, साकिब निसार साहब भी और आसफ सईद खोसा साहब। सर इस पे मज़ीद आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। एक आपकी गुफ्तगू में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है जिसकी शायद आपको ख़ुद नहीं पता चला, वो ये है कि आपकी नवाज शरीफ साहब से एक ही दफ़ा मुलाकात हुई और वो भी हाथ मिलाने तक महदूद थी। और ये मुलाकात बड़े तारीख़ी मौके पे हुई जब साकिब निसार साहब का हलफ हो रहा था। क्या तारीख़ी मौका था? अब थोड़ा सा हम बात मज़ीद करेंगे जो हमारा जो कंट्रोवर्शियल स्पीच हुई और उसमें जो बातें आपने की, उसके बाद आपकी ज़ात पर,
आपके ख़ानदान पर जो अताब आया, उसके हवाले से मैं चाहता हूँ कि अब हम तफसीली बात करें, लेकिन ज़रा सा एक ब्रेक लेनी पड़ेगी हमें। जी नाज़रीन, हमने ये जो इंटरव्यू बड़ा खूबसूरत चल रहा था, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, इसके दरमियान छोटा सा वक्फ़ा किया और हज़रत इमरान ख़ान की रवायत पे कायम रहते हुए हमने इंतहाई सादा सा एक कप चाय शौकत सिद्दीकी साहब को पिलाई है। और उसके बाद ताज़ा दम होके अब हम ज़रा उन सवालात की तरफ आते हैं जो बड़े कंट्रोवर्शियल सवालात हमारी हिस्ट्री में कंसिडर होते हैं। सर, आपने 2018 में एक तकरीर की जो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गई, वो तकरीर कहाँ हुई, उसके पीछे महर्रकात क्या थे और क्यों आपको अपनी आवाज़ इस तरह इतने तल्ख़ लहजे में बुलंद करना पड़ी? असल में ये मामला जो है जी, ये शुरू होता है 2017 में, जब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जब ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब ने धरना दिया हुआ था फैज़ाबाद में, तो हमारे पास बेशुमार पटिशन्स आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो मुझे इंटरेस्ट हुई कि जी यहाँ से ख़त्म करें, ट्विन सिटी के लोगों की लाइफ जो है वो बिल्कुल हाल्ट होके रह गई है और इस चीज़ को ख़त्म करना है। उस पर मैंने खैर जुडिशल ऑर्डर किया, उसी ऑर्डर की परसुएंस में वहाँ से वो उसको रिमूव भी किया गया उस को। और इन द मीन टाइम वो जो एक एग्रीमेंट था, जो एक तरफ वफाकी हुकूमत फ़रीक थी, एक तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत फ़रीक थी और सालिस बीच में पाकिस्तान की फ़ौज। अच्छा, वो 100% एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेरा ऑब्जेक्शन बनता था कि ये कैसे हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट के मातहत एक फ़ौज जो है वो एक प्रोटेस्ट करने वालों के लिए सालिस बन जाए। उस पर जब मैंने कुछ सवालात उठाए तो वहाँ से असल में चीज़ें जो हैं वो कुछ ज़्यादा पहले से थी, कुछ ज़्यादा स्पीड अप होना शुरू हो गई, जहाँ पर उन्होंने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया। और उन्होंने से मुराद साफ सी बात, मैं तो कुल्ली सी बात करता हूँ, जहाँ पे ISI वालों ने अपने आप को बरहना होकर मेरे साथ वो करने की कोशिश की। अच्छा भाई, ये इत्तफाक है कि उसी वक्त 3-4 चीज़ें इकट्ठी हो गई। एक, मैंने जर्नल ऑर्डर किया हुआ था कि इस्लामाबाद से सारी इंक्रोचमेंट्स ख़त्म की जाएँ, चाहे वो सरकारी इदारों ने की हुई है या प्राइवेट लोगों ने की हुई है। और आप इस चीज़ के गवाह होंगे कि इस्लामाबाद से अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार इंक्रोचमेंट्स ख़त्म। अच्छा, अब आ गया ISI हेडक्वार्टर्स की जो अपारा रोड जो इन्होंने ऑक्यूपाई की हुई थी, उसके हवाले से उसमें उन्होंने बड़ा मुझे कहा जी ऑर्डर वापस लें, ये करें वो करें, मुझे दबाव डालना शुरू किया। मैं कहा जी नहीं, मैं तो अपना ऑर्डर वापस नहीं लूँगा, एग्जीक्यूट कराऊँगा। आपको अगर इस ऑर्डर से कोई मसला है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाए। वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने बस, अब ज़ाहिर है उस ऑर्डर को कि ये इंक्रोचमेंट्स ना ख़त्म करें, सुप्रीम कोर्ट ये कर नहीं सकती थी। बावजूद इसके कि वो बेंच जो है साकिब निसार साहब बैठ कर रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है जी, ये तो हमने भी चूँकि ऑर्डर किया हुआ है, आपको ये खाली करनी पड़ेगी, हम ये आपको टाइम दे देते हैं ज़्यादा। उन्होंने टाइम दे दी। फिर साथ ही एक बहुत डेलिकेट क्वेश्चन अराइज़ हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे पास पटिशन्स की सूरत में। वो ये था कि ये जो आर्मी से जो कैप्टन और मेजर के ओहदे के लोग जो सिविल सर्विसेज में आते हैं, और उसमें भी सिर्फ 3 ग्रुप्स के लिए वो ऑप्ट करते हैं, DMG, पुलिस और फॉरेन सर्विस, ये किस कानून के तहत आते हैं? अब इस पे भी उनको बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ थी। अब इससे जब ये 2 एपिसोड हुए, फैज़ाबाद धरना वाला, ये यहाँ से इंक्रोचमेंट्स ख़त्म करने वाला, और फिर ये CSS का जो टॉपर है उसके ऊपर भी ये लोग आके उनको बिठाया जाता था, तो वो पाइल अप हो गई चीज़ें। तो उन्होंने मेरे दोनों बच्चों पे अटेम्प्ट की। मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने सीने में रखना चाह रहा था, लेकिन अभी नहीं सर, आप बात कीजिए। आज मेरे दोनों बच्चों पर अटेम्प्ट्स हुई। मेरी बेटी उस वक्त बैरिया यूनिवर्सिटी में जाती थी, उसको किडनैप करने की भी कोशिश की गई।
मैंने ये बात आज से पहले किसी जगह रिकॉर्ड पे नहीं की। हमारा घर भी ज़ाहिर है एक बड़ी वल्नरेबल उसमें था, मेरे पूरी फैमिली सारा कुछ, और मेरी अपनी लाइफ भी ज़ाहिर थी, क्योंकि मैं वैसे भी कोई ये प्रोटोकॉल ये वो, मैं तो एस्कॉर्ट की गाड़ी भी जो है वो वापस भिजवा दी हुई थी। और मैं जब इस्लामाबाद से अपने गांव जाता था तो अपनी प्राइवेट गाड़ी में ख़ुद गाड़ी चला के मैं चला जाता था। मैं अपनी हवाले से हमेशा अल्लाह ताला को। फिर हमारे एक उनका नाम, चूँकि उनकी नौकरी का तकाजा है तो मैं उनका नाम आपके से नहीं शेयर करना चाहता। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में थे वो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, सॉरी। तो उन्होंने कहा सर कि ये मिलना चाहते हैं आपसे जनरल फैज़ हमीद साहब, DGISI जो थे, और जो आपकी सिक्योरिटी के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं उस पर बात उन्होंने करनी है। अच्छा, ये मेरे जहन में ये सवाल था कि आपने क्यों मुलाकात एक्सेप्ट की, लेकिन अब पता चल रहा है कि रीज़न ये बना, क्योंकि मैं अपने चीफ जस्टिस को भी ये सारे चीज़ें लिख कर भेजी थी। फिर उसने ज़ाहिर है पहले तो वो उनका एक गैर संजीदा सा रवैया हुआ करता था अनवर कासी साहब का, फिर भी एक लेटर फॉरवर्ड किया उन्होंने IG को और बाकी उस पे तो वो लेकिन मुझे पुलिस से तो कभी भी कोई ख़तरा नहीं था, बल्कि इस्लामाबाद की पुलिस वाले तो अभी तक मेरा उसी तरह एहतराम करते हैं जैसे मैं शायद ऑफिस में हूँ, और इसी तरह बाकी भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी और सारे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का मेरे ऊपर बहुत एहसान रहा है कि मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से इस ऑफ़िस से निकाले जाने के बाद भी नवाज़ा। तो वो आए तो खैर इब्तदाई तौर पे, उससे पहले उनके एक ब्रिगेडियर साहब थे, वो सेक्टर कमांडर थे, इरफान रामे साहब। तो वो आए थे, तो उन्होंने बाकायदा, मैं उम्रा करके वापस आया था, मेरे मेहमानों की मौजूदगी में उन्होंने थोड़ी सी बदतमीज़ी की थी। और मैंने उन्हें ये वहाँ भी कहा था कि मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से सीधा मैं आपको अडयाला जेल भिजवा सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा। उसकी एक और भी वजह थी, वो वजह उस दूसरी वजह ये भी थी कि मेरे बड़े जो थे उन्होंने मेरे पीछे खड़ा भी नहीं होना था। सही, यानी कि साकिब निसार साहब वगैरह ने मेरे, वो अपने पीछे नहीं खड़े हुए, वो मेरे साथ कभी भी नहीं उन्होंने खड़ा होना था। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया जी आप चीफ जस्टिस के नोटिस में क्यों नहीं लाए फलां, अपने चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया तो वो उन्होंने हंस के टाल दी। अब जाहिर है जिस पे जो बीत रही होती है वही उसकी कैफियत को समझ सकता है। वो आए, इब्तदाई तौर पर पहले उन्होंने अपने उस ब्रिगेडियर के रवैये की माजरत की, और फिर साथ फैज़ हमीद साहब की बात, फैज़ हमीद साहब। अच्छा, किस तरह आए, मतलब ऐसे प्रोटोकॉल के साथ नहीं, आए नहीं, या नहीं, सिविल वो नहीं, वो आए वही जो मेरे एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक साहब थे उनकी गाड़ी में आए, विदाउट प्रोटोकॉल आए। पीछे कहीं खड़े हों उनके लोग तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वो साहब ड्राइव करे तो ये फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे, वो आए, बिल्कुल एक ही गाड़ी थी उसकी, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी थी। तो मैंने ज़ाहिर है मैं तो यही समझा कि वो मेरे इंटरेस्ट में आए हैं, मेरी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, और ज़ाहिर है जो कुछ उस वक्त तक हो चुका था वो उनके इल्म में था। तो उन्होंने कहा अच्छा जी हम ये बीप अप करते हैं, फ़लाँ करते हैं, फ़लाँ करते हैं, इस तरीके से। तो ख़त्म हो गई। तो फिर एक जर्नल उन्होंने बात करना शुरू की जी कि सर ये नॉर्मल क्या प्रोसीजर होता है जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से किसी को सज़ा हो जाए, और फिर हाई कोर्ट में क्या होता है। तो मैंने कहा कि आप किस केस के हवाले से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं उसके, हाँ, मैं कहा जी उसके तो अभी जजमेंट ही नहीं आई, तो अभी तो ट्रायल कोर्ट हो सकता है बरी कर दे या कोई इस तरह की मैंने बात की। तो कहते नहीं सर नहीं, वो तो तय हो चुका है, वो तो सज़ा तो उनको होनी है, सिर्फ क्वांटम का इशू है। तो अब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि ये जब हो जाएगा तो फिर हाई कोर्ट में क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये आपको बात बताऊं कि जो ही पानामा से रिलेटेड केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन्स वगैरह आना शुरू हुई ना, तो ऑल ऑफ ए सडन मुझे डिवीजन बेंच से हटा दिया गया, अलहदा कर दिया गया।
अब ये शायद ही किसी पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट में ये होता हो, या शायद इंडिया की भी किसी हाई कोर्ट में शायद ही ऐसा होता हो कि चीफ जस्टिस खुद भी डीबी में नहीं बैठ रहा और सीनियर प्यूनी जज भी नहीं डीबी कर रहा। सीनियर प्यूनी जज इज़ ऑलवेज ए चीफ जस्टिस इन मेकिंग, हम ये कहते हैं उसकी। अच्छा, मुझे और कोई वजह भी नहीं, मेरा सारे केसेस मैं कर रहा हूँ, नैब के केसेस में डिसाइड कर रहा हूँ, मर्डर रेफरेंसेस में डिसाइड कर रहा हूँ, जो ICA में मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मेरे साथ मुख्तलिफ मेरे साथी जजेस होते थे। तो खैर, तो मैं कहा जी आपको इतना कीन इंटरेस्ट है तो आपको पता ही होगा हाई कोर्ट में भी क्या होता है, तो आपकी लीगल टीम ने आपको बताया ही होगा। तो वो कहते हैं नहीं वो ठीक है, लेकिन वो भी फिर मुझे कहते हैं कि अच्छा सर ये बताएं अगर ये आपके पास अगर ये केस आता है अपील में तो आप क्या करेंगे? फैज़ हमीद साहब ने कहा। तो मैंने कहा जी मैं इस सवाल का जवाब तो आपको बाद में दूंगा, पहले आप ये बताएं कि आपने मुझे बेंच से हटवाया क्यों? ठीक, डिवीजन बेंच से मुझे आप लोगों ने हटवाया क्यों? अब उन्होंने डिनाई नहीं किया। अच्छा, वो कहते हैं जी कि बात यह सर, जो हमारी लीगल टीम है नैब की और बाकी सारा, तो उनका ये ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल काम को समझने वाले और थोड़े से प्रो डिफेंस जज जो हैं वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हैं, वो किसी की सुनते भी नहीं हैं, तो इसलिए उनके पास केसेस नहीं जाने चाहिए। ओके। तो फिर कहते हैं हमने आपके बड़ों से बात की, दे मेड श्योर कि आपको उसमें से निकाला जाए। ही वॉज वेरी फ्रैंक, बड़ा मतलब मैं उनकी अदालत की कौन सा बेंच बनना है ये उन्होंने सपोजिटली साकिब निसार साहब से बात की और वो अपनी मर्जी के बेंच बनवाते रहे अपनी मर्जी के फैसलों के लिए। मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने साकिब साहब से बात की और फिर साकिब साहब ने हमारे चीफ जस्टिस से बात की। हालांकि उस वक्त हमारे चीफ जस्टिस छुट्टियों पे थे, वो अपना कोयटा में, और नॉर्मल होता यही है कि जब एक जज साहब छुट्टियों पर हों तो सारा काम जो है सीनियर जज जो है वही करता है, केसेस की मार्किंग वगैरह, लेकिन हम बाकी सारा काम हम यहाँ पे करते थे, तो केसेस की मार्किंग कोयटा से होती थी। सही। अच्छा, खैर वो तो हाउ लॉन्ग दैट मीटिंग लास्टेड? मेरा ख्याल है कोई फर्स्ट मीटिंग जो थी वो 30-35 मिनट्स की थी, और फिर उसके 3-4 दिन बाद वो दोबारा भी आए थे, एक दफ़ा 2 दफ़ा मेरे घर वो तशरीफ़ लाए थे। तो खैर मैंने उन्हें ये कहा जी कि देखें बात ये है कि किसी की दुनिया बनाने या बिगाड़ने के लिए मैं अपनी आकबत नहीं ख़राब कर सकता। मैंने उनको ये कहा जी कि ये मेरे पास एक केस ही नहीं है, उसको डिस्कस करना ही मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि अगर ये केस मेरे पास आता है और मुझे महसूस होता है कि इसमें एक्यूज़ को सज़ा एविडेंस की रिक्वायरमेंट से कम मिली है और उसका ऑफेंस बढ़ा है, तो आई हैव द करेज कि मैं नोटिस भी दे दूँ इन्हांसमेंट का। लेकिन बात अगर अदरवाइज़ है तो किसी को खुश करने के लिए या किसी की दुनिया बिगाड़ने के लिए मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक ही फैसला। आपने सर ये सवाल नहीं किया कि आप DGI हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान के एक इदारे का एक मातहत इदारा है, वज़ीर आज़म के अंडर है, उसको क्या इंटरेस्ट है नवाज शरीफ के? अच्छा, मैं वो उस तरह जब मैंने उससे ये बात की कि जी कि मैं तो ज़ाहिर है 100% मेरिट भी फैसला करूँगा, इस पे फिर उसने वो बड़ा तारीख़ी जुमला कहा था, तो सर इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया चली। हाँ, तो मैंने फिर उनको कहा था आपने बड़ी गलत मेहनत की है, ये आपका काम नहीं है। सही, ठीक है। मैं कहा पाकिस्तान के साथ इस तरह मत करें, ये पता नहीं इसके बड़े नताइज, ख़तरनाक नताइज निकलेंगे और ये आपका काम नहीं है। अच्छा सर, जब आपने ये जुमला कहा और यकीनन कहा होगा, आपको ये अंदाज़ा था कि इसके आपकी ज़ात पे क्या नताइज होंगे? मुझे अंदाज़ा असल में होना शुरू हो गया था। देखिए मैं फ्रैंकली स्पीकिंग एक आम आवाम में ये तासुर है कि मुझे फ़ौज वालों ने निकलवाया है। ठीक है।
लेकिन मैं हकीकत ये बताता हूँ आपको कि मेरे केस के अलावा जितने भी केस इस तरह के हुए जिसमें कोई हाई प्रोफाइल केसेस हुए या सारा सिलसिला, तो उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ौज ने अदलिया का कंधा इस्तेमाल किया। सही। लेकिन मेरे केस में अदलिया ने फ़ौज का कंधा इस्तेमाल किया। अच्छा। क्योंकि साकिब निसार साहब और आसिफ सईद खोसा साहब वर ऑलरेडी आफ्टर माई नेक। उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि 26 नवंबर 2018 को मैंने चीफ जस्टिस बनना था, और वो क्योंकि वहाँ पे तो कोई चॉइस होती नहीं है, सीनियर मोस्ट जज जो है उसने चीफ जस्टिस बनना ही बनना होता। अब यहाँ पे अब दो चीज़ें थी कि एक साकिब निसार साहब अपने एक शागिर्द को यहाँ पे लेके आए थे एज जज, मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ, आमिर फारूक साहब जी को। जी। और साकिब निसार साहब इस तरह के बंदे हैं कि वो कपड़ा परवरी करने में, अपने दोस्तों को oblige करने में, आउट ऑफ द वे जाने में अपनी एक शोहरत रखते हैं, डैम फंड ठीक इकट्ठा है। करने में। अब उन्होंने जहन में एक टारगेट रखा कि यार मेरी रिटायरमेंट से पहले पहले मैं अपने इस शागिर्द को कम से कम सीनियर प्यूनी जज तो बनवा कर जाऊँ ना, अगर मैं चीफ जस्टिस नहीं बनवा सकता तो। अब इसलिए उन्होंने मुझे ये 21 जुलाई 2018 वाली मैं तकरीर ना भी करता ना, तो मैंने 26 नवंबर 2018 से एक माह पहले मैंने मुझे माजूल करना ही करना था उन्होंने। ओके, ठीक है। क्योंकि एक मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने रेफरेंस चलाया हुआ था, वो सरकारी घर का, जो मुझसे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे तारक अजीज़ साहब, उनके ऑक्यूपेशन में था। फिर वो 3.25 साल से वो घर खाली पड़ा हुआ था। अब ज़ाहिर है 3.25 साल से एक 1967 में बना हुआ घर, ये बंगाली ऑफिसर्स थे, दो मियाँ बीवी दोनों, उनका घर था। उसकी मेंटेनेंस तो होती है ना, नया घर भी, बिल्कुल ब्रांड न्यू घर भी आप 1 साल भी अगर बंद रखें तो उसकी बड़ी खस्ता हालत हो जाती। सही। अच्छा, वो सरकारी घर की जी मरम्मत क्यों हुई, वहाँ पे रंग सफ़ेदी क्यों हुआ, दिस एंड दैट, उसको एक बहाना बनाया। फिर जब मैंने उस मुआहदे के ऊपर एतराज़ किया था, और जब मैंने फैज़ाबाद धरना के हवाले से ऑब्जर्वेशंस दी थी, तो उस पर भी मेरे ऊपर 2 रेफरेंस बने। एक दोनों प्रॉक्सी थे, एक जमशेद दस्ती MNA था उस वक्त, जी जी, उसकी तरफ से रेफरेंस फाइल करवाया, एक कलसूम अख्तर एक एडवोकेट थी, उसकी तरफ से रेफरेंस। और मज़े की बात यह, उन दोनों रेफरेंसेस में भी मुझे इन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया हुआ था। तो इसलिए ये तकरीर 21 जुलाई वाली का आपने उसका सवाल पूछा, तो मैं उस तरफ भी आ जाता हूँ। देखिए, अब मैं इस ऐसी कैफियत में था जहाँ पर मैं अपने बड़ों से मिलने का टाइम, मुलाकात का टाइम मांग रहा हूँ, मुझे मुलाकात का टाइम नहीं दिया जा रहा। मैंने साकिब निसार साहब के PS को 3 दफ़ा कहा, उनके ज़ाती सेल फ़ोन पर मैसेज किए, सर मुझे मिलने का टाइम, उन्होंने मुझे नहीं दिया टाइम। इसी तरह मेरे ज़ाहिर वो तो बेचारे, हकीकत है हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहब थे मोहम्मद अनवर कासी साहब, वो तो ना हियों में थे ना शियों में थे, वो तो बस अपनी नौकरी की तकमील करके तमाम तर मराहत लेकर जाना चाहते थे, और इसलिए वो तो अब मेरे लिए ये बड़ा एक आजमाइश का, एक तरफ ये था जी कि मैं अपनी नौकरी बचाऊं, चीफ जस्टिस बन जाऊं, और अभी हो सकता है मैं सुप्रीम कोर्ट आज मैं सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ होता। दूसरी तरफ ये था कि यार मैं हक की गवाही दे जाऊं, उसके नताइज क्या होते हैं इसकी परवाह किए बगैर। तो मेरे पास अब और कोई मीडियम भी नहीं था कि मैं कोई प्रेस वालों को बुला के बात करूं, या कोई टॉक करूं, या स्टेटमेंट जारी करूं। आप अगर मेरे उस वक्त के ऑर्डर्स देखें, जो मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को ऑर्डर की कापी भिजवाई, बहुत मुख्तलिफ जगह भिजवाई, जिसमें मैं सर्टन इनकी इरेगुलरिटीज़ और इन सब को पॉइंट आउट करता रहा जी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बट ज़ाहिर है नहीं उस पर किसी ने तवज्जो दी। तो मुझे फिर यही हुआ कि मैं जो मेरी पेरेंट बार है, रावलपिंडी बार एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ, वहाँ जाके मुझे वकला के सामने ये बात करनी चाहिए। सही। और मैं वैसे भी हकीकत है कि मैं मुख्तलिफ उन हजरात की, मुझे स्वान उमरी पढ़ने का बहुत शौक़ है, मुख्तलिफ लोगों की मैंने पढ़ी है।
लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आप शरीके जुर्म रहें, तमाम तर मराद फ़ायदे और तमाम तर समेटने के बाद आप रिटायर हो जाएं और फिर रिटायरमेंट के बाद भी 2 साल इंतज़ार करें और फिर अपनी सफाई में कोई किताब लिख जाएं। तो मैंने उस वक्त ये फिर फ़ैसला किया कि ये जो चीज़ें हो रही हैं मैं इनको एक कर दूं। और मैं हकीकत है कि अगर साकिब निसार और आसफ़ सईद खोसा या गुलजार साहब की बजाय कोई और तरह का चीफ़ जस्टिस होता ना, वो मुझे शाबाश भी देता, मुझे स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता और वो उनको कहता कि यार देखें अब हमारे जज साहिबान भी बोलना शुरू हो गए हैं, आप लोग अपने आप को कंट्रोल करें, हमारे मामलात में मुदाखलत करना छोड़ दें। लेकिन ज़ाहिर है कि मेरे बग़ैर किसी जो का इंसाफ, अदल और कानून के कम अज़ कम मिनिमम स्टैंडर्ड होते हैं ना, वो भी नहीं पूरे किए गए और मुझे इस तरीके से वहाँ से निकाल दिया गया कि जैसे शायद एक मैं कुछ ये तौहीन के ज़िम्रे में मैं नहीं कह रहा, हो सकता है कि जो एक आम मज़दूर है या जो नायब कासद है या चौकीदार है वो इज़्ज़त में या हो सकते है वो हमसे भी बेहतर हो, वो हो उस तनाज़र में मैं नहीं बात कर रहा। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि आप एक फ्यूचर के चीफ़ जस्टिस को निकाल रहे हैं इस तरीके से, जहाँ पर मुझे ऐसे महसूस होता है कि यहाँ पर 5 ग्रेड का जो मुलाज़म है ना उसके हकूक़ ज़्यादा सिक्योर हैं इन कंपैरिजन टू ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक, अच्छा सर, जो नवाज शरीफ का केस था वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। अब इस स्टेज पे आप वो, और ज़ाहिर है मैं तो आपके सामने कई दफ़ा तस्लीम कर चुका हूँ कि मेरी कानूनी नॉलेज जो है वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो जो बेटे की से तनख्वाह ना लेने की बेस पर निकाला गया अल्टीमेटली, फिर एक मॉनिटरिंग जज बना दिया गया और फिर आपने जो किस्सा सुनाया कि फैज़ हमीद साहब ये फ़ैसले करवाते रहे, वो क्या इंसाफ हुआ नवाज शरीफ के साथ? मैं एक कानून के तालिब इल्म के हवाले से ना देखें, एक ये बात ये समझता हूँ कि 2 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, ये जो जजमेंट है ना पानामा केस वाली, इसको कूड़ेदान में फेंका जाएगा। इसने हमारे सेटल्ड जो जूरिस्प्रूडेंस है ना क्रिमिनल साइड की, उसके बखिए उधेड़ के रख। एक बड़ा मशहूर केस था, आपको चूँकि आप भी माशाल्लाह वो अदब से ज़ौक़ है आपका, मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब वाला केस, शहनाज बेगम केस 1970 में। जी जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी है वंस फॉर ऑल के हाई कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट का ये कोई काम नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज़ करे। सही। अब मैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट से ये आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि तमाम जो लीगल प्रेसिडेंट्स हैं इससे पहले पाकिस्तान की, इंडिया की या जहाँ पर भी बाकी इस तरीके से एक निज़ाम चल रहा है कानून का, वहाँ पर इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती तो शायद एक आस्पेक्ट है ना, लेकिन ये पूरे मुल्क के साथ इस तरह की जजमेंट देकर इस तरह का कानून बना के इन्होंने क्रिमिनल साइड के कानून की ऐसी की तैसी फेर के रख दी। 2 मुख्तसर से सवाल। पहली बात तो ये है कि एक गलती हो गई, अब उसके पीछे महर्रिकात जनरल फैज़ थे, साकिब निसार थे, आसिफ खोसा थे, हमारा पूरा जुडिशल सिस्टम था, ये एक अलहदा बात है। क्या उस गलती को, जो कि आजकल हम सुन भी रहे हैं कि वो नाअहली ख़त्म हो जाएगी और वो सारा कुछ के आपने भी फरमाया कि वो तारीख़ के कूड़ेदान में चला जाएगा, उसको रिवर्स करने का क्या तरीका है? ठीक है, रिवर्स तो हमारे उसमें बड़ा ही क्या आसान है। आप कोई और केस अगर सुप्रीम कोर्ट सुन रही है ना और उस केस को सुनते हुए वो कहते हैं जी उसका रेफरेंस आ जाता है, ये देखें वैसे जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाले केस में जो है वो एज ए प्रेसिडेंट नहीं हमें पेश करने दिया जाता। मैं जब वकील था तो हम उस जजमेंट का ज़रा सा भी हवाला देते थे ना, तो इवन एडिशनल सेशन जज साहब जो मर्डर ट्रायल करते थे वो कहते थे नहीं जी वकील साहब इसको छोड़ दें और कोई जजमेंट पेश करें। तो वो पर एरियम भी एक हमारे पास एक और होता है कि आप एक किसी और का जायज़ा केस का जायज़ा ले रहे हैं
तो आपके सामने वो दूसरे केस का हवाला आता है, तो उस जजमेंट में आप कह देते हैं नहीं उसमें तो ये वो खिलाफ कानून जजमेंट है और हम उसको जो है बिल्कुल बैठ के उसको सेट असाइड करते हैं। एक सवाल सर, मुख्तसर सा इसका जवाब चाहिए। आपके ख्याल में जो हालात, वाक़यात, तारीख़ और शवाहिद ने साबित किया, मुजरिम नवाज शरीफ थे या नवाज शरीफ को सज़ा देने वाले और ये सारा सिस्टम बनाने वाले मुजरिम थे? मुख्तसर जवाब चाहिए। देखिए मैं तो ये इस हवाले से तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुजरिम जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक जितनी भी उनकी बाकियात हैं ना, वो मुजरिम। बिल्कुल दुरुस्त। आखिरी सवाल सर, और इसके बाद हम छोटा सा एक सेशन और करेंगे अगर आपके पास वक्त नहीं जाती। ये सवाल और इसका जवाब मुझे तवक्को है कि मुख्तसर ही होगा। जनरल फैज़ हमीद साहब फैसले करवा रहे थे अदालतों से, और भी अरशद मलिक साहब के हवाले से भी बहुत सी बातें हुई। आपके ख्याल में ये जनरल फैज़ हमीद बतौर DGISI अपने ओन पे कर रहे थे या इसके पीछे पूरा इंस्टीट्यूशन था? ये अब ज़ाहिर जजमेंट नहीं हो सकती, ये अंदाज़ा हो सकता है ना। देखिए पूरा इंस्टीट्यूशन का तो मैं समझता हूँ कि नहीं है, पूरे इंस्टीट्यूशन वाली बात नहीं है, लेकिन चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल फैज़ हमीद साहब के दरमियान और उस वक्त के DGI-SPR के दरमियान पूरी तरह से तालमेल मौजूद था। 4 अफराद थे जो मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ एरियाज़ को कंट्रोल करते थे। आपको पता है, आपकी मीडिया के लिए कर्नल शफीक साहब थे, बाकी ये अदालतों वगैरह के लिए और बाकी उस मामलात के लिए कर्नल लियाकत साहब थे, फिर कुछ अमूमी चीज़ों के लिए जो है वो ब्रिगेडियर इरफान रामे साहब थे, और फैज़ हमीद साहब ओवरऑल सारा एज DGC के उनके दौर की बात कर रहा हूँ। एज DGC वो जाके MQM वालों से भी, मुझे ख़ुद जब वो सेकंड मुलाकात में आए तो फैज़ हमीद साहब ने कहा सर मैंने 2 दिन पहले आना था, चीफ साहब ने मुझे कहा हुआ था वो जब कि यार तुमसे एक हाई कोर्ट का जज नहीं कंट्रोल होता, लेकिन मुझे कराची जाना पड़ गया, वो कुछ MQM वाले कुछ गड़बड़ कर रहे थे, मैं उनके स्क्रू टाइट करने गया था, ये उन्होंने मुझे लफ्ज़ किया और ये मैं अल्फन बात कहने के लिए। सर बहुत लुत्फ़ आ रहा है आपसे गुफ्तगू का। मैंने सोचा था कि इसके बाद हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा हम 5-10 मिनट का सेशन और करेंगे और मौका मिल जाएगा एक और सादा कप चाय हम शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को इस ब्रेक के बाद पिलाएंगे। जी नाज़रीन, अब हम इस इंटरव्यू का तीसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं और मेरी कोशिश ये होगी कि चंद की क्वेश्चन जो आप लोगों के जहनों में हैं उनका जवाब हम जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाएं और उनका जवाब लें। एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूं और उसके हवाले से मैंने जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसके हवाले से इनसे उसकी बाबत कुछ दरियाफ़्त करना है। मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई जस्टिस नासिरा इकबाल साहब से। अल्लामा इकबाल साहब की बहू हैं, उनके हस्बैंड जावेद इकबाल साहब ख़ुद चीफ़ जस्टिस रहे हैं, उनके घर में 3 वकील हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो हमारे यहाँ फ़ैसलों में डिले होता है और इसकी क्या वजूहात हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अल्लामा साहब की बहू हूँ, मेरे हस्बैंड चीफ़ जस्टिस रहे हुए हैं, हमारे घर में 3 वकील हैं, हमारा एक मुकदमा सिविल का 19 साल से इल्तवा में पड़ा है और अभी तक वहाँ पर शवाहिद पेश होने की नौबत नहीं आई। ये उस ख़ानदान के बारे में बात हो रही है जो मेरे ख्याल में इंसाफ के हवाले से या जुडिशरी के हवाले से बड़ा अलीट ख़ानदान है। तो एक आम आदमी जिसका छोटा सा मुकदमा है, ज़मीन पर कब्ज़ा है, अगवा है, कत्ल, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसको इस निज़ाम से क्या इंसाफ मिल सकता है? और हमारे निज़ाम इंसाफ में और दुनिया के निज़ाम इंसाफ में क्या फ़र्क है? क्या हमारी ज़िंदगियाँ इसी तरह गलती सड़ती रहेंगी और हम आम साइल जो है वो इंसाफ का तलबगार रहेगा? इस सिस्टम में क्या खामियां हैं और उन खामियों को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? सर, योर टेक ऑन दिस। अमार साहब, मैं देखें इस हवाले से मेरा जो अपना वो मौक़िफ़ है वो ये है कि अदल फ्राहम करना बुनियादी तौर पर रियासत की ज़िम्मेदारी है। ओके, ठीक, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह तालीम, सेहत और आम आवाम की फ़लाह बहबूद हमारी तरजीहात में नहीं है ना, इसी तरह अदल भी हमारी तरजीहात में नहीं है। आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे कि आपकी तरजीहात क्या हैं एज़ ए बतौर रियासत
वो आपको अपने बजट से अंदाज़ा हो जाता है। अब मैं चूँकि ख़ुद इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, 23 साल मैंने पहले वकालत की, 7 साल तकरीबन मैं बतौर जज रहा, फिर अभी भी मेरी हैसियत एक साइल की भी है गुज़श्ता 4 साल से, और वकालत भी कुछ अरसे से मैंने दोबारा शुरू की है। आपका जो केस है उसके हवाले से मैंने आखिर में सवाल करना है, लेकिन पहले मैं इस अमूमी एक जर्नल आपने जो सवाल किया उस पर मैं अपनी गुजारिश आपके सामने रखता हूँ। देखिए, हमारे जो सिविल जज है ना, या हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज साहिबान हैं, या हत्ता कि हमारे हाई कोर्ट के भी जो जज साहिबान हैं, ये हमारा सिविल जज, एक जो जज है वो कम से कम 15 से 20 जज साहिबान का काम कर रहा होता है। ठीक है। अब पूरी दुनिया में होता ये है कि फ़ौज जो है वो उस मुल्क के जोग्राफिए के मुताबिक खड़ी की जाती है। सही। आपके जोग्राफिए में इजाफा नहीं होता तो आपको फ़ौज में इजाफे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी जितनी चीज़ें हैं, सेहत है, तालीम है, अदल है, बाकी सारी जो लोगों को कारोबार है, उन तमाम आस्पेक्ट्स पे आपको पॉपुलेशन को सामने रख कर करते हैं। अब कैसे ज़ाहिर है, अफराद के दरमियान है, आबादी बढ़ रही है, इसी तरीके से लोगों के दरमियान तनाज़ात बढ़ रहे हैं। एक ख़ानदान है, बस पहले एक ख़ानदान होता था, वो एक यूनिट पूरे ख़ानदान था, अब उस ख़ानदान के आगे से 20 यूनिट बन के, अब 20 यूनिट के हिसाब से उस ख़ानदान की जो विरासत है वो उनमें तकसीम होनी है, और जितना ये काम बढ़ता जाता है, फैलता जाता है, ऐसे तनाज़ात भी जो है वो बढ़ते जाते हैं। इसलिए जो हमारे यहाँ जो जज साहिबान की तादाद बहुत ही कम है, और इसको जब तक आप इसको अपनी रियासत की तरजीह में नहीं लेकर आएंगे, ये मामलात ऐसे ही होंगे। एक क्वेश्चन सर इसमें देखें, हमने देखा जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेकर हुकूमतें गिरा देती है, कभी इसको रह देती है, तो उनके जो अपने मामलात हैं उसके हवाले से कोई ऑर्डर, कोई हुकूमत पे हुक्म, कोई कोशिश इस तरह की क्यों नहीं करते? जब हुकूमतें गिरा सकते हैं तो हुकूमतों को मजबूर क्यों नहीं कर सकते कोर्ट्स को ठीक करने के लिए? देखिए, मैं इस पर ना एक सिर्फ 3 लफ्ज़ में ये आपको बात समझ आ जाएगी कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ना, मैं सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ बात करता हूँ इस वक्त। हमारी सुप्रीम कोर्ट या फ़ैसले करती है रोमांस में, या फ़ैसले करती है दबाव में, फियर में या रोमांस में। ठीक है जी। और जो आम आदमी के मामलात हैं उसमें आप उनसे बड़ी से बड़ी जनाब कानून के इंटरप्रटेशन भी करवा लें, और वो पूरी हिस्ट्री लिखवा लें, 100 सफ़े की जजमेंट्स लिखवा लें, अल्लाह रखी बनाम अल्लाह 200 एक फ़र्ज़ करें केस है, उसके ऊपर किसी भी जज के बारे में या किसी भी अदालत के बारे में, और ये हमारे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का भी बेसिक असूल है, पूरी दुनिया में ये एक रिकग्नाइज असूल है कि आप सिर्फ ये देखें कि आपकी अदालतें किन के ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हुए डरती हैं और किन के लिए फ़ैसला देते हुए वो शेर होती हैं। सही, ठीक है। तो जब तक सर ये आप नीचे से इस सारे सिस्टम को बढ़ाते नहीं हैं, जजेस की तादाद को नहीं बढ़ाते, उनका जो बाकी कोर्ट्स हैं वो नहीं बढ़ाते। अब देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ ये इसकी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हवाले से। हम बड़ा क्लेम करते हैं जी कि हमने बहुत खूबसूरत शहर खड़ा किया, बहुत खूबसूरत की इस्तांबुल का ये कि सिस्टर सिटी है इस्लामाबाद, और उसकी तर्ज पर बनाया गया है। लेकिन इसका बनाने वालों ने ये सोचना ही नहीं, तरजीहात की मैं आप बात कर रहा हूँ ना, कि उनकी तरजीहात में चूँकि इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो इसलिए इस्लामाबाद में कोर्ट्स की प्रोविज़न ही नहीं रखी गई। अच्छा, कोई प्रोविज़न नहीं थी इस्लामाबाद में, इस जगह कोर्ट्स बनेंगी, ये होगा वो होगा। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 62 और अब आ गया 22, 60 साल हो गए इस बात को। 60 साल में अभी तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की अपनी बिल्डिंग कोई नहीं है।
यहाँ पे 1980 में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने काम शुरू किया, वरना ये उससे पहले तो पिंडी में सारा काम होता था। अब वो जब यहाँ पे इस वक्त F8 सेंटर जो है कमर्शियल एरिया है, वहाँ पे हमारी कोर्ट्स बैठी हुई हैं। ये बाद में कुछ अर्सा आज से आप ये समझ लें कि 15-20 साल पहले इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया गया, फिर कोई जगह ली गई। वो वहाँ पे इस वक्त जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हाउस है, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बिल्डिंग है। उस वक्त वकला साहिबान अदालतें शिफ्ट करने की कोशिश की गई, वकला साहिबान की तरफ से एहतजाज हुआ जी कि हमें चैम्बर्स वगैरह का भी दें, जो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। ज़ाहिर है वो कहाँ पे बैठेंगे, कहाँ पे काम करेंगे, वो इस चीज़ को कैटर नहीं किया गया। तो ये तो हमारी तरजीहात का हाल है। अब हम ये सोचते हैं, अब इसी तरह बेंचेस के हवाले से भी एक बड़ा एक अजीब सी है कि जी ये रावलपिंडी बेंच, मुल्तान बेंच, बहावलपुर बेंच ये बने हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट के तहत। और आप हैरान होंगे कि इन बेंचेस के ख़िलाफ़ जो बनने के ख़िलाफ़ पटिशन्स जो है ना, वो अभी तक पेंडिंग है। सही। अब मसलन मैं अगर लाहौर में बतौर वकील काम कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद है कि मियाँ वाली से या रहीम यार ख़ान से या किसी दूर अफ्तादा इलाके से उठकर एक साइल जो है वो यहाँ पर आए, मुझे वकील इंगेज करे यहाँ पे, बजाय इसके अब रियासत को क्या करना चाहिए। रियासत को आपने लोगों की दहलीज तक इंसाफ कैसे पहुँचाना है? कम अज़ कम जो डिविजनल सतह के हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर तो आप हाई कोर्ट के बेंचेस को लेकर जाएं ना, आप इंसाफ इसी तरह होगा। सही। अच्छा सर, एक और सवाल जो बड़ा क्रिटिकल सवाल है, जस्टिस मुनीर के हवाले को जहन में रखते हुए, अनवारुल हक साहब को जहन में रखते हुए, इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, और ये सारा हमारी जुडिशरी का पॉलिटिकल किरदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा दागदार रहा है, बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है। और जब हम इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज के दोस्तों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा कसूर क्या है, ये तो असल में अदालतों के गलत फ़ैसले हैं, फ़ैसले तो गलत हैं। तो अब इसमें इस माजी का जो किरदार है, एक तो इस हवाले से कुछ गुफ्तगू कीजिए, और दूसरा मैं ये चाहूँगा कि इसको रेक्टिफाई करने का अब क्या तरीका है, जो दाग लग गया हमारी पेशानी पर, उसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? देखिए, एक तो जो हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट है ना, हमारा जो मौजूदा एक तरीक़ाकार है ना, ये इंतहाई डिफेक्टिव तरीक़ाकार है। अब अगर कोई किसी का ब्लू आइड है, कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का शागिर्द है, कोई किसी का बच्चे के ससुराल ससुर है, यहाँ पर हमने इन बुनियादों पर जो है वो जजेस तैनात किया। और आप इस बात पे हैरान होंगे कि एक वक्त था जब लाहौर हाई कोर्ट में जजेस और लॉ ऑफिसर्स 90% एक ही बरादरी के होते थे। अच्छा, किस बरादरी के होते थे? कक्के ज़ई बरादरी के। अच्छा अच्छा। वो बाद में फिर ज़ाहिर है जब ये बेंचेस वगैरह बने और इस तरीके से वो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज हुआ काम, तो फिर दूसरी जगहों से भी जजेस वगैरह आना शुरू हो गए, लॉ ऑफिसर्स आना शुरू हो गए। ये अब रेक्टिफाई इस तरीके से होता है। पहले रेक्टिफाई से पहले सर, क्या जुडिशरी के अंदर जो लोग हैं उन्हें माजी की अदालतों के फैसलों पर नदामत है? देखिए, मैं नहीं समझता कि शायद चंद लोगों के आप बहसीत मजमूई अगर देखें तो नदामत है। देखिए, हम मतलब ये हकीकत है कि पाकिस्तान में जितने भी शोबे हैं और या इस माशरे के जितने भी कंपोनेंट हैं, हर कोई अपने उस जो उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है या अपना जो उसका सफ़ेर है, हर कोई नज़रिया ज़रूरत से काम लेता है। नज़रिया जमहूरियत से कोई काम नहीं लेता, चाहे वो उलमाए कराम हैं, चाहे वो दूसरे हैं, चाहे किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो हर कोई नज़रिया ज़रूरत को काम में लेके आता है। और ज़ाहिर है नज़रिया ज़रूरत उसी वक्त काम में लाया जाता है जब आपका ज़ाती मफाद वाबस्ता हो जाए।
तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह हमारा ये एक ऐसा एक सेटअप बनना चाहिए जिसमें हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जैसा पब्लिक सर्विस कमीशन टाइप एक कमीशन बनना चाहिए। इसमें चंद अफराद की मर्ज़ी और उसके ऊपर ये मामला नहीं होना चाहिए। इस पे पर्पसफुल डेलिब्रेशन होने चाहिए, और अगर किसी को लिखना पढ़ना आता है तो वो भी उसको साबित करे, उसका वो टेस्ट दें। उसके बाद उसके 2-3 किस्म के इंटरव्यूज़ होने चाहिए, और उसके बाद जाके आप मेरिट बेस्ड जो है वो एलिवेशंस करें, बजाय इसके के रेफरेंस बेसिस के। जजेस की तैनाती के हवाले से तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा मसला फंसा हुआ है, तो वहाँ पे फैसला नहीं हो रहा। तो देखिए, मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छी खासी हद तक एक मिस हैंडल हुआ है वो मामला, और मैं बिल्कुल इस पे मुझे कोई खौफ नहीं है ये बात कहते हुए कि ये मसला मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिस हैंडल हुआ है। देखिए, हमारी कुछ रवायात हैं, मसलन सजाद अली शाह साहब जज साहब जब रिटायर हो रहे थे, और वो सिर्फ एक मीटिंग के लिए या कमीशन के एक इजलास के लिए वो उनकी पहली भी मीटिंग थी और आखिरी मीटिंग भी थी। सही। तो इंतज़ार कर लेना चाहिए था कि वो बेशक रिटायर हो जाएं, और उसके बाद जब कोई ऐसे जज साहब आ जाएं जिन्होंने भी कुछ अरसा जुडिशल कमीशन में गुजारना हो, तो उनको लेके आना चाहिए था। और दूसरा, जब पहले उस मीटिंग में करने से पहले जजेस के दरमियान एक आपस में एक मीटिंग होती है जिसमें किसी हद तक वो अंडरस्टैंडिंग भी बना लेते हैं, उसका भी फुकदान नज़र आया। और फिर मैं समझता हूँ कि उन 4 जज साहिबान के साथ बहरहाल मैं आई फील सॉरी फॉर देम, क्योंकि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का तो इशू अलहदा है, वो तो हो ही जाएंगे, वो तो शायद पिछली भी मीटिंग में हो जाते तो कोई हर्ज नहीं था। देखिए, उनको हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर देना मुनासिब नहीं है। सही। उनको आप ज़रूर कंसिडर करें जब उनकी सीनियरिटी आ जाए। मसलन उनमें से कोई बंदा चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट का बन जाता है, सिंध का या लाहौर का, और वो एक स्टेज ऐसी आती है कि अब उसको एलिवेशन करनी है, इसी ठीक कर एलिवेशन करनी है, तो उस बंदे को लेके आए ना। ठीक है। तो उसको अब नफसियाती तौर पर आप उस बंदे को जो है इतना वो कर देंगे कि उसकी परफॉर्मेंस मुतासर हो जाएगी, उसका जो है कंडक्ट मुतासर हो जाएगा, उसका गुस्सा भी आएगा, उसको इंसिडेंट्स भी होंगे। ये सही नहीं है। होना यही चाहिए कि उन्हें कहें कि उनकी टर्न जब आएगी, जब वो सीनियर मोस्ट हो जाएंगे, तो उनको ज़रूर कंसिडर किया जाएगा, और उनमें उस वक्त उनको कंसिडर करके उस वक्त ऊपर लाने में कोई हर्ज भी नहीं। ठीक है सर, 2 सवाल अब आखिर में रह गए। अभी एक पंजाब के हवाले से जजमेंट आई और परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन गए, और वो एक लफ्ज़ सुना, पता नहीं अब तौहीन अदालत ही ना हो जाए, लेकिन हमने सुना कि वो 3 जजेज़ हैं जो पहले कुछ और फैसला करते हैं, फिर बड़ा मुतालबा किया जाता है कि फुल कोर्ट हो, लेकिन फिर वो अपने फ़ैसले के ही मुतज़ाद एक फ़ैसला दे देते हैं। तो उसको कैसे आप देखते हैं? ये कंपोजिशन ऑफ बेंचेस वाला ना जी, ये इशू तो बहरहाल नया नहीं है, लेकिन है गलत सर जो कुछ हुआ। मैं वो अर्ज़ करता हूँ, ये हमेशा से ये एक होता है कि जो भी चीफ जस्टिस साहब होते हैं वो अपनी कंफर्ट भी देखते हैं कि कौन से जज साहिबान हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल हैं काम करने में। लेकिन मेरे आसिफ सईद खोसा साहब से बेशुमार इख्तलाफात हैं, उन्होंने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती भी की है, वो उस चीज़ों को सब कुछ छोड़ के, लेकिन एक चीज़ उन्होंने बहरहाल एक ही चीज़ उन्होंने अपने दौर में सही की है, और वो ये था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते थे और डेलिकेट इश्यूज़ होते थे, वो सीनियर तरीन 5 जो जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के होते थे ना, वो सुना करते थे। उस रवायत को बरकरार रखना चाहिए, बल्कि उसमें मज़ीद बेहतरी लेके आनी। जो पंजाब के हवाले से फ़ैसला हुआ, आप समझते हैं दुरुस्त फ़ैसला हुआ? ये कंट्राडिक्टरी फ़ैसला है, इसका कोई मैंने तो इसके ऊपर बड़े बरमला ये कहा हुआ है कि ये कंट्राडिक्टरी फ़ैसला है। असल ख़राबी जो है ना, ये जो 10 मेंबरान वाले फ़ैसले वाली असल ख़राबी नहीं है।
असल ख़राबी वो है जहाँ पर वो 25 जो मेंबरान है सूबाई असम्बली के, उनके आपने वोट निकलवा दिए, एक्सक्लूड करवा दिए, वो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जब अजीब तमाशा है कि वही लोग एक फ़ैसला करते हैं और वही लोग दूसरा फ़ैसला कर लेते हैं, और जो सियासतदान हैं और हम जैसे लोग बेबसी से तमाशा देख रहे होते हैं। सारा सिस्टम ही बेबस हुआ होता है। दो सवाल मेरे पास रह गए हैं, जिसमें से एक सवाल आपके केस के हवाले से है, एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज़ कि एक, मैं चूँकि कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, मेरे कानूनी इल्म भी ज़्यादा नहीं है, मैं बार बार इस बात का एतराफ़ कर रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है कि आप जैसी शख्सियत से कुछ सीख सकूँ। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल मोअज़्ज़ज़ जज हैं, और उनके ख़ानदान का तहरीक पाकिस्तान में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो अपने फ़ैसलों से भी पहचाने जाते हैं। एक गुमान है जो हमारे जैसे लोगों को है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे, और उनकी राह में काफ़ी रुकावटें भी हायल की गई, वो बड़ी सबके सामने ही तफसील है, तो क्या एक शख्स जो ऑनेस्ट आदमी है, जो जिसका किरदार साकिब निसार जैसा नहीं है, वो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की नशिस्त पर बैठ जाएगा, तो क्या ये सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सलाहियतों से तो इनकार मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह उनकी शख्सियत एक बड़ी मशहूर कुन शख्सियत है, बड़े वो अपराइट जज हैं। लेकिन इस निज़ाम में बिगाड़ इतना ज़्यादा आया हुआ है, जब तक आपको हर हाई कोर्ट में 3-3, 4-4 काजी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं मिलते ना, तो मेरी अपने एक फीलिंग है कि आप इस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा ओवरहाल होने की ज़रूरत है। उसमें नए सिरे से आपकी जो जिस तरह मैंने पहले कहा कि एलिवेशंस का आपको तरीक़ाकार जो है वो तब्दील करना पड़ेगा। ब्लू आइट फेवरेट्स, अपने क्लैन के लोगों को लाना या उनको आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में ले आना, ये सोचना अच्छा ये अगर हम इसको पहले ले आएंगे और अमार को रोके रखेंगे तो ये चीफ़ जस्टिस बन जाएगा पाकिस्तान का, भले 20 दिन के लिए बने। दिस इज़ नॉट फेयर। और काजी साहब की अल्लाह करे उनको बहुत अच्छी टीम मिल जाए, उनको अच्छी असिस्टेंस मिले, उनके पास वक्त भी साल सवा साल ही होगा। इस अरसे में बहुत सी चीज़ों को की बुनियाद ज़रूर पड़ सकती है, लेकिन उसके नताइज जो है वो फौरी तौर पर नहीं मिलेंगे। उसके लिए ज़ाहिर है और काजी फ़ाइज़ ईसा ढूंढने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल, आप और हम जानते हैं, आपकी फैमिली को भी जानते हैं, बड़ी ऑनेस्टी से आपने ज़िंदगी गुजारी, बड़े दबंग अंदाज में डट कर सच बोला और अपने फ़ैसलों से भी उस सच का इजहार किया। आप एक ज़माने में बड़ी आम सी बात थी और सामने की बात थी कि आप चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के होंगे, और ये बड़ा कहा जा रहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के भी जज होंगे, और शायद किसी स्टेज पर चीफ़ जस्टिस साहब भी हो जाए। लेकिन एक फ़ैसले ने, एक तकरीर ने आपकी वजह से आपके ऊपर अताब आया। वो अताब ऐसा आया कि आपकी नौकरी भी ख़त्म हुई और केसेस भी आपके ऊपर हो गए, और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि बड़ी सख्त मुश्किलात में गुज़िश्ता कुछ अरसा आपने गुजारा। अब आप दोबारा वकील की हैसियत से कोर्ट में पेश होते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो आपका केस था, मतलब एक तो ये है ना कि हम सारे इंसाफ के सिस्टम पे बात करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में बात करें, एक आदमी जो ख़ुद भी जस्टिस रहा हुआ है और जो ख़ुद वकील भी है, जिसका बेदाग के माजी है, वो भी साइल की हैसियत से अदालतों के सामने खड़ा है, तो उस साइल को क्या इंसाफ मिला? ये असल में बड़ी मैं एक आपको बताऊं कि मैं ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जितना भी नुकसान हुआ और मैं कभी मायूस नहीं हुआ। लेकिन ये जो जिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मेरी रिमूवल की सिफारशात की थी, उसमें साकिब निसार साहब थे, आसिफ सईद खोसा साहब से, गुलजार अहमद साहब थे। अच्छा, इनके अदवार में तो मुझे साफ सी बात है इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर है इनके लिए तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था ना कि ये चीफ़ जस्टिस हों और एक उनके सबॉर्डिनेट या उनसे जूनियर जज साहबान ये फ़ैसला कर दें कि जी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फ़ैसला बदनीति के तहत किया था।
मुझे थोड़ी सी उम्मीद मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से थी कि चूँकि थी कि ये चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पार्ट नहीं थे और इनकी साकिब नसार साहब से रिश्तेदारी, आसिफ सईद साहब से कुर्बत, गुलजार अहमद साहब के साथ लगाव के बावजूद ये कम अज़ कम मेरे ख़िलाफ़ पर्सनल नहीं होंगे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मायूसी भी इन्हीं से हुई, अता बंदियाल से, क्योंकि जब मेरा केस में एक समाअत बाकी रह गई थी तो इन्होंने बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया और इन्होंने दो उस लार्जर बेंच के जज साहिबान जनाब मज़हर आलम मियाँ खेल साहब और जनाब सजाद अली शाह साहब के रिटायर होने दिया। अब वो ये बेंच ही टूट गया। अब पता नहीं नए सिरे से कब बेंच बनता है, किन जज साहिबान के पर मुश्तमिल बेंच बनता है, नए सिरे से सारी केस की समाअत होगी। तो मुझे और 4 साल से मैं और मेरी फैमिली जिन हालात से गुज़र रहे हैं, जिस मुश्किलात को हम सह रहे हैं और जितनी परेशानी हमने देखी है, ये अल्लाह जानते हैं और हम ख़ुद जानते हैं। मैं लोगों के सामने इसका इजहार भी नहीं करना चाहता। एक मैं आपको ये बात बता दूं, देखें अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं तकरीबन 7 साल जज रहा तो मैंने 12,000 से ज़्यादा केसेस का फ़ैसला किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जो मेरी इंटाइटलमेंट हो सकती थी, जो मैंने वो प्लॉट्स भी नहीं लिए। मैंने किसी किस्म के अपने ऑफिस का अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई उसको काम में नहीं लेके आया। पूरे पाकिस्तान में किसी अर्बन एरिया में मेरा कोई प्लॉट, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा सिर्फ एक जो आबाई गांव है वो मेरा गांव है, वहाँ पे हमारा एक घर है जिसमें मैं रहता हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह किराए के घर पे रहता हूँ। लेकिन मुझे इस पर कोई नदामत नहीं है। मैंने जो हल्फ उठाया था मैंने उसके मुताबिक काम किया। मेरा ज़मीर मुतमईन है, अवाम इस चीज़ के लोग गवाह हैं, साइलेन इस चीज़ के हवाले से हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ से आप ये कहते हैं कि आपके भाई के मैं आपका भाई हूँ बतौर जज और आपके भाई का केस है, भाइयों के साथ तो ऐसे नहीं करते ना फिर। अच्छा सर, आखिर में मेरी फरमाइशें ख़त्म ही नहीं हो रही। आपके नईम सिद्दीकी साहब हमारी तारीख़ में बहुत मुफ़क्किर शख्स हैं। आपके रिश्ते से वो दादा लगते थे और उनके कुछ अशार आपने सुनाए हमें, और वो मैं ऑफ द कैमरा था। मैं चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू को हम उनके ऊपर कंक्लूड करें। नईम सिद्दीकी साहब के बड़े मशहूर एक कथा है जी कि हमारी हस्ती ही क्या है आखिर, बस एक आवाज़ाए सदाकत, बस एक शम्माए फ़ज़ाए हस्ती, दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो, सदा दबेगी तो हश्र होगा, दिया बुझेगा तो सुबह होगी, ये तजर्बा जिसने भी किया है आखिर, उसको क्या मिला है। वाह 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 वाह। नाज़रीन, 1 मिनट ज़ाहिर है तवील हो गया इंटरव्यू, तकरीबन 1.5 घंटे की नशिस्त रही और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बड़ी मेहरबानी की आपने, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने हमें वक्त दिया। आज का इंटरव्यू जो है ना, ये अगर आप तफसील से सुने और बार बार सुने तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे निज़ाम इंसाफ की भी कहानी है। ये जो हमारे निज़ाम इंसाफ के अंदर जो सियासी फ़ैसले और सियासी वाक़यात और सियासी कलंक हमारे निज़ाम इंसाफ के माथे पे लगा दिया गया है, ये उसकी भी दास्तान है। और ये एक ऐसे शख्स की भी कहानी है कि जिसने सच पे समझौता नहीं किया और सच बोला और उसके नताइज भी भुगते। एक शेर पे बात ख़त्म करते हैं और ये सारी इस शेर से आपको सारी ये दास्तान समझ आ जानी चाहिए कि मामलात इस मुमलिकत खुदादाद में किस तरह चल रहे हैं। कितना आसान है तायीद की खू कर लेना, कितना आसान है तायीद की खू कर लेना, कितना दुश्वार है अपनी कोई राय रखना। फिर मुलाकात होगी।